हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें ईएसआईसी से संबंधित अधिक और नवीनतम जानकारी मैं आप तक लेके आता हूं। कुछ दिन पहले मैंने स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट ऑन द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी पार्ट 1 रिलीज़ किया था। उसमें हमने ओवरव्यू लिया था। ये पार्ट 2 है। इसमें हम ये जो कमेटी रिपोर्ट है इसका कुछ पार्ट और जो प्रमुख विशेषताएं हैं सोशल सिक्योरिटी कोड ड्राफ्ट की वो देखेंगे। ईएसआईसी से संबंधित अधिक जानकारी पाते रहने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है जितेंद्र। आप टेलीग्राम से या यूट्यूब से मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मेरे नवीनतम वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। आप फेसबुक पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन वीडियोस में कोई भी कमी है या आपको लगता है कुछ अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप तक पहुँचाने में मुझे खुशी होगी। तो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी की प्रमुख विशेषताएं क्या है। जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दिए हैं या ऑब्जेक्शंस दिए हैं, वो ऑब्जेक्शंस प्रस्तावना, परिभाषाएं और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या है ये हम जानेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दों पे कमेटी ने सुझाव दिए हैं, डिस्कशन भी हुए हैं। वो बचा हुआ पार्ट थर्ड पार्ट में देखेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी की प्रमुख विशेषताएं क्या है और जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी उनके क्या ऑब्जेक्शंस है या क्या ऑब्जर्वेशंस है इन 3 मुद्दों पे। 3 मुद्दे ये है कि प्रस्तावना, परिभाषा और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उनके ऊपर और इनसे क्या इम्प्लीकेशन निकल के आते हैं। कमेटी ने बहुत सारे मुद्दों पे ऑब्जेक्शन रेज किए हुए हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट है, उसमें चैप्टर वाइज उन मुद्दों को डिस्कस किया गया है। तो ये डेफिनेशन से रिलेटेड पार्ट और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड पार्ट हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके आगे वाली सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी होगी, असंगठित कामगार, पैनल प्रोविजंस या सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर फैसिलिटेशन सेंटर्स, ये सब जो मुद्दे हैं उनके ऊपर के जो ऑब्जेक्शंस है उसको अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो से। आप अगर कोड पढ़ोगे तो उसमें से आपको प्रोमिनेंटली ये चीज़ें दिखाई देती है। तो पहला है कि जो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन किसी भी एस्टैब्लिशमेंट को करने पड़ते हैं, उसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के लिए कोई अलग अथॉरिटी है, मिनिमम वेजेस एक्ट के लिए कोई अलग अथॉरिटी है, ट्रेड यूनियन एक्ट्स के लिए कुछ अलग अथॉरिटी है, ईएसआईसी और ईपीएफओ के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन, अलग अलग अथॉरिटीज़। तो ये सारी मल्टीपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस को अवॉइड करके एक सिंगल मैकेनिज्म डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। कोड में ये जगह जगह रिफ्लेक्ट हो रहा है कि या मल्टीपल अथॉरिटीज़ को रिपोर्टिंग या रजिस्ट्रेशन सिस्टम बंद करके कोई एक कॉमन पोर्टल के थ्रू इन सब प्रतिष्ठानों का या एस्टेब्लिशमेंट्स का रजिस्ट्रेशन हो, ये कोशिश सामाजिक सुरक्षा कोड में दिखती है। दूसरा, एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स के बड़े डाटाबेस क्रिएट करने की बात इसमें करते हैं। ये कोशिश होगी कि सभी प्रतिष्ठान जो भी काम कर रहे हैं भारत में, उन सब का किसी न किसी तौर पे रजिस्ट्रेशन होगा। उसी तरह जो वर्कर्स है उनका भी रजिस्ट्रेशन या उनका भी रिकॉर्ड कहीं ना कहीं रखने की कोशिश ये कोड करेगा। उसके लिए आधार का उपयोग करने का प्रपोजल इस कोड ड्राफ्ट में है। तो मिनिस्ट्री को जब पूछा गया कि आधार क्या एक जरिया बन सकता है सभी लोगों को कवर करने का, तो मिनिस्ट्री ने रिप्लाई में कहा है कि 90% से ज़्यादा लोगों को आधार कार्ड इशू हो चुके हैं और ज़रूर आधार कार्ड एक जरिया बन सकता है जिससे सभी श्रमिकों का पंजीकरण हो सकता है उसके थ्रू। तीसरी बात, ईएसआईसी और ईपीएफओ जो है इनको ज़रा ज़्यादा विस्तृत बनाने की कोशिश की गई है। ये दोनों ही बहुत बड़े कानून है सामाजिक सुरक्षा में, क्योंकि ईएसआईसी हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट पूरा कवर करता है, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के बारे में बात करता है। जो आमदनी श्रमिक कमाता है उसकी सिक्योरिटी, उसको प्रोटेक्ट करने का काम ईएसआईसी करता है। और ईपीएफओ रिटायरमेंट के बाद उस श्रमिक को इनकम का एक जरिया शुरू रखता है। तो पूरी जिंदगी काम करते समय अगर कुछ हुआ तो ईएसआईसी, और रिटायरमेंट होने के बाद ईपीएफओ का सपोर्ट। इस तरह ये दोनों सोशल सिक्योरिटी एक्ट अच्छी खासी लाइफ स्पैन कवर करते हैं, तो इसलिए इनको ज़्यादा विस्तृत बनाने की कोशिश की गई है। ईएसआईसी को पैन इंडिया लागू करने का एक प्रपोजल है। साथ में ही ईएसआईसी में रजिस्टर करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट के पास 10 एम्प्लॉय होना आवश्यक है। अभी कुछ राज्यों में वो 20 है, उसको नीचे करके 10 लोगों पर भी ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन कोई आस्थापना को लेना पड़ेगा। ये भी एक प्रोविज़न इसमें आई है। ईएसआईसी और ईपीएफओ का दायरा बढ़ाने के लिए प्रस्ताव काफ़ी जगह से आए हैं और सामाजिक सुरक्षा कोड में वो दिखता है। बाद में श्रमिकों में भी संगठित असंगठित अलग अलग प्रकार है। तो संगठित श्रमिक जो है उनके लिए योगदान का दर अलग है और असंगठित श्रमिक जो है उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो कुछ अलग तरीके से मिलते हैं। तो इसलिए
उनका रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन अलग है, वो शायद गवर्नमेंट उसको फाइनेंस करे या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो फंड रेज किए जाए इनको मदद करने के लिए। और ये श्रमिक अपने वेलफेयर फंड के लिए किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनसे भी कुछ योगदान लेने के लिए सोशल सिक्योरिटी कोड में प्रपोजल्स है। तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज कैटेगरी के वर्कर्स प्लस अलग अलग कैटेगरी के वर्कर्स जिनको अलग अलग प्रोविजन से सामाजिक सुरक्षा देने की कोशिश करने वाले हैं इस कोड के थ्रू, उनको योगदान की दर अलग अलग रहने वाली है। बाद में जो भी एम्प्लॉयर बैंकरप्ट हो जाते हैं तो जब वो दिवालिया हो जाएंगे तो एम्प्लॉयज़ की जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ है टूवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट या बैंकरप्ट होने के बाद पीएफ का पैसा, ईएसआईसी का पैसा या गवर्नमेंट ड्यूज डुबा के लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं। तो बैंकरप्सी एक्ट में भी ये प्रोविजन किया है और सोशल सिक्योरिटी एक्ट में भी प्रोविजन किया है कि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन बैंकरप्ट होता है तो उसका बैंकरप्सी के बाद जो प्रोसीजर चलेगा और उससे जो पैसा वसूल होगा बैंकरप्ट डिक्लेयर होने के बाद वो लिक्विडेशन वगैरह करके, तो लिक्विडेशन से जो पैसा मिलेगा उस पैसे से सबसे पहले जिन कर्मचारियों के पैसे का नुकसान हुआ है या जिन पर कर्मचारियों के पैसे भरने बनते थे वो पहले भरे जाएंगे। बाद में कंप्लायंस अगर नहीं करता है कोई एम्प्लॉयर तो बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजंस इसमें कही गई है, और एम्प्लॉयर ने कंप्लायंस ना करने की वजह से अगर किसी एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है तो वो बेनिफिट मिल जाएगा उसको, लेकिन बेनिफिट जितनी राशि का दिया गया है उतनी सब राशि उस नॉन कंप्लाइंग एम्प्लॉयर से वसूलने की प्रोविजंस भी इसमें है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के लिए इसमें काफ़ी सारे प्रावधान किए गए हैं। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स के लिए उनको आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, उनका डेफिनेशन क्या होगा, उनके स्पेशल नीड्स को कंसिडर करते हुए उनको किस तरह से हित लाभ दिया जाएगा, उसके बारे में भी प्रोविजन कोड में किया हुआ है। बाद में पूरा सोशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट चलाने के लिए फंड्स कहां से जनरेट होंगे, कैसे जनरेट होंगे, कौन करेगा, उसकी मैनेजमेंट क्या होगी, उसके अधिकार के बारे में ये कोड बातचीत करता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरेस्ट और फाइन्स से जो पैसा आता है उसको भी इन सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के फंड के तौर पे इस्तेमाल करने का प्रपोजल स्टैंडिंग कमेटी ने दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जितने भी श्रमिक हैं उन सभी का रजिस्ट्रेशन करके उनके बारे में जानकारी, और जितने भी नियोक्ता है या एम्प्लॉयर्स है उनके बारे में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू जानकारी जमा करके उसके रिकॉर्ड मेंटेन करने की बात सोशल सिक्योरिटी कोड में बार बार आई है। सोशल सिक्योरिटी कोड में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रजिस्ट्रेशन के बारे में काफ़ी जोर दिया गया है। कोशिश की जा रही है कि इन सभी के रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास हो ताकि इनको आइडेंटिफाई करके उन तक सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स जो है वो पहुंचे श्रमिकों के और नियोक्ताओं के। ये बड़े डेटाबेस की रजिस्ट्रेशन के थ्रू क्रिएट करने के प्रावधान सामाजिक सुरक्षा कोड में दिखते हैं। तो ये रहे इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट जो फीचर है वो। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्शंस या कमेटी ने जिस बातों को सामने लाया है वो क्या है। हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि इस सोशल सिक्योरिटी कोड का ऑब्जेक्ट क्या था, इंटेंशन क्या था। तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉज रिलेटिंग टू सोशल सिक्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज एंड द मैटर्स कनेक्टेड देयरइन विथ और इंसिडेंटल देयरटू। तो ये इसका उद्देश्य टू अमेंड और कंसोलिडेट है, यानी अगर कुछ छूट गया है तो उसको ऐड करो, इम्प्रूव करो और कंसोलिडेट करो, एक साथ लाओ इनको सबको और एक सूत्री बनाओ। सोशल सिक्योरिटी कोड ड्राफ्ट में जैसे मैंने पहले भी कहा है कि पुराने 9 लेजिस्लेशन सब्ज्यूम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, वो एक्ट इंडिपेंडेंटली नहीं रहेंगे। तो अगर वो 7-8 एक्ट अगर अस्तित्व में ही नहीं रहेंगे सोशल सिक्योरिटी कोड लागू करने के बाद, तो अमेंड करने का क्या मतलब है। तो जो एक्ट रहेंगे ही नहीं उनको अमेंड करना, इसका उद्देश्य खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिसके ऊपर ये काम कर रहा है वो एक्ट ही खत्म हो गए तो उनको अब अमेंड क्या करना है। इस तरह से इसके डेफिनेशन में या प्रस्तावना में कमेटी ने सुझाव दिया है कि किसी भी सोशल सिक्योरिटी कोड का ये उद्देश्य नहीं हो सकता कि आप पुराने लॉज अमेंड करो और कंसोलिडेट करो। सोशल सिक्योरिटी कोड का उद्देश्य ये होना चाहिए कि लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिले और उसकी गारंटी ये कोड ले। तो इस तरह से प्रस्तावना पे ही जो स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने कहा है अगर ये सोशल सिक्योरिटी कोड आप ला रहे हो या सोशल सिक्योरिटी कोड प्रस्तावित है तो उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप सभी तबकों के लोगों तक सामाजिक सुरक्षा पहुंचाओगे। ये कमिटमेंट इस एक्ट के थ्रू होनी चाहिए, ये इसका प्रस्तावना होनी चाहिए और उसी धरती पे काम होना चाहिए। तो भले ही काम नीचे किया है उस
तरीके से कोशिश यही है कि सभी तबकों के लोगों तक सामाजिक सुरक्षा पहुंचे, लेकिन प्रीएम्बल में ऐसी चीज़ लिख देने से इस कोड के बारे में लोगों में विश्वास नहीं पैदा हो सकता, और ये इनडायरेक्ट रिफ्लेक्ट भी करता है कि ये हमेशा अमेंड ही करते रहेंगे, कंसोलिडेट ही करते रहेंगे। तो अमेंड और कंसोलिडेट करना, इसका मतलब बार बार अगर किसी चीज़ को आपको अमेंड और कंसोलिडेट करने की आवश्यकता पड़ रही है तो इसका मतलब एक तो इसमें ज़्यादा इम्परफेक्शन है या बहुत सारी चीज़ें छूट गई है। मंत्रालय भी इससे एग्री है। मिनिस्ट्री को जब ये फीडबैक दिया गया था तो मिनिस्ट्री ने कमेटी की ये सोच सही पाई कि हाँ, इस तरह का प्रस्तावना ठीक नहीं है, तो प्रस्तावना में थोड़ी चेंज लाया जाएगा और वो हाईलाइट करेंगे कि सोशल सिक्योरिटी कोड जो आ रहा है वो वर्कर्स की राइट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। अब चलते हैं कि डेफिनेशन पार्ट्स। कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट की है तो उसमें उन्होंने पाया कि इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ लाने की कोशिश है। जैसे भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसमें प्रोमिनेंटली दो तरह के एम्प्लॉयज़ निकल रहे हैं। उसमें मिनिस्ट्री खुद ही कह रही है कि 90% वर्कफोर्स जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, असंगठित क्षेत्र में है। तो 90% लोग कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे या बहुत ही पुअरली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो इनके लिए सोशल सिक्योरिटी का प्रावधान करना एक चैलेंज है। ऑर्गेनाइज सेक्टर यू कैन आइडेंटिफाई, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट चॉकआउट करना, फंड्स के आयोजन करना, ये इजी है, इसको क्वांटिफाई किया जा सकता है। लेकिन 90% लोग जो अनऑर्गेनाइज्ड है उनको आइडेंटिफाई करना, वो कितने लोग हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके ऊपर स्टडी करके कुछ स्कीम्स फ्रेम करना अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनका आय का स्तर क्या है, उनके मिनिमम वेजेस क्या होंगे, ये सब चीज़ें डिसाइड करना और उनको न्याय दिला पाना बहुत मुश्किल है। अब ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए कॉमन कोड बनाना अपने आप में एक चैलेंज था। तो ये सोशल सिक्योरिटी कोड ड्राफ्ट में ये चैलेंज उठाया गया और ये चैलेंज पे काम हुआ है। तो अलग अलग प्रोविजंस आपको पूरे कोड में दिखती है, जिसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए अलग प्रोविजंस है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कुछ अलग प्रोविजंस की गई है, अथॉरिटीज़ कुछ अलग अलग है। तो ये सब करते हुए स्टैंडिंग कमेटी पाती है कि इन सब डेफिनेशंस में क्लैरिटी कम है। तो ये बोलते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब इसमें जो जो प्रोविजंस कोड में की गई है उसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल नोटिफाई सो एंड सो, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल क्रिएट द अथॉरिटी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल डिसाइड द वेजेस, appropriate government will set up facilitation centers, appropriate government will do this or that। तो इस तरह बहुत जगह पे appropriate government वर्ड आया हुआ है। तो ये बोलते हैं कि appropriate government, इसको प्रॉपरली डिफाइन करने की ज़रूरत है। जैसे अगर सेंट्रल PSUs है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट है तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट होगी। लेकिन कुछ बॉडीज़ या कुछ इसमें जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए कुछ स्कीम फ्रेम करनी है तो उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगी। आपकी स्कीम तो थ्रू आउट इंडिया सेम होनी चाहिए, लेकिन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हर एक स्टेट में अलग अलग है, तो इसमें सिंक्रोनाइजेशन आना मुश्किल है। तो इस पर्टिकुलर मामले में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी उसके बारे में डेफिनेशन नहीं मिल पाता, या ये ट्रेस करना वेग हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वर्ड जो है उसको थोड़ा ज़्यादा क्लियर करने की डिमांड कमेटी ने की है। बिल्डिंग वर्कर्स के लिए भी सेम प्रॉब्लम है। बिल्डिंग वर्कर्स के लिए अब तक सोशल सिक्योरिटी की प्रोवाइड करने के लिए अलग कानून था, वो अब लैप्स हो जाएगा सोशल सिक्योरिटी कोड ड्राफ्ट में। तो बिल्डिंग वर्कर्स की जो डेफिनेशन है उसमें 90 दिन से ऊपर अगर कोई काम करेगा साल में तो उसको बिल्डिंग वर्कर्स कहा जाए। तो इसके बारे में वापस 90 दिन कैसे काउंट करेंगे, उससे कम काम करने वाले लोगों को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देने के प्रावधान क्या है, या उसमें कुछ काम ऐसे है कि जो 90 दिन तक उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर वो लोग कैसे इस डेफिनेशन में बैठेंगे। इस तरह अलग अलग डेफिनेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। तो उनको कमेटी ने आइडेंटिफाई किया और पॉइंट आउट किया है मिनिस्ट्री से। वर्कर्स की डेफिनेशन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में वर्कर की डेफिनेशन अलग है, गिग वर्क, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, बाद में ESIC के लिए वर्कर अलग या एम्प्लॉयज़ अलग। ये जो अलग अलग डेफिनेशंस इस्तेमाल हुई है, तो इन डेफिनेशन को किन कंटेक्स्ट में कैसे इस्तेमाल करना है और ऐसा ना हो जाए कि ये एक एस्केप रूट बन जाए लोगों को। तो इस वजह से वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, इन डेफिनेशंस में कमेटी ने ऑब्जेक्शन रेज किए है कि एम्प्लॉय कौन है। तो ESIC के लिए जिसका वेजेस बिलो 21,000 वही है, EPFO के लिए अगर वेजेस बिलो 15,000 है तो वही एम्प्लॉय है, बाकी नहीं है। उसको कंपेंसेशन देना है तो
उस एक्ट के लिए एम्प्लॉय कोई और होगा। मल्टीपल जगह पे एम्प्लॉयज़, वर्कर्स ये डेफिनेशन आई हुई है, तो इनका अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट ना निकले, तो वो जो डिस्क्रिपेंसी क्रिएट हो सकती है उसको कमेटी ने पॉइंट आउट किया है और कहा है कि ये डेफिनेशन जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर रही है वो कॉन्ट्राडिक्शन हटाओ और एक यूनिफॉर्मिटी लाओ इनमें, ताकि आगे उसके बारे में कोई डिस्प्यूट ना क्रिएट हो। एम्प्लॉयमेंट इंजरी के बारे में भी वैसे ही कहा गया है। इसमें ईएसआईसी के लिए एम्प्लॉयमेंट इंजरी अलग है, वर्कमैन कंपेंसेशन के लिए अलग है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की डेफिनेशन भी काफ़ी वेग है, उसमें हाउस होल्ड और फार्म सेक्टर का कुछ जिक्र नहीं है, उसको एप्लीकेबल है या नहीं वो क्लियर नहीं होता है उस डेफिनेशन से। तो इस तरह डेफिनेशन अनएम्बिगियस होनी चाहिए, उसके दूसरे इंटरप्रिटेशन ना निकले, और जो निकल रहे इंटरप्रिटेशन दूसरे, क्या वो इसमें कवर्ड है नहीं है, उसके बारे में क्लैरिटी कमेटी मांगती है। तो अगर वो क्लैरिटी नहीं आती इन डेफिनेशन के थ्रू, तो कमेटी ने ये प्रस्ताव किया है कि इसमें क्लैरिटी लाने की आवश्यकता है। तो इस तरह कमेटी ने कई सारे बातें ध्यान में ला के दी है सोशल सिक्योरिटी कोड ड्राफ्ट पे, और ये उम्मीद जताई है, मिनिस्ट्री से भी रिप्लाई उन्होंने पाए हैं। कुछ जगहों पे मिनिस्ट्री एग्री हो रही है, कुछ जगहों पे मिनिस्ट्री ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि नहीं ये इस एक्ट से ली हुई है। तो कई जगह पे आप जब पूरा रिपोर्ट पढ़ोगे तो आप देख पाओगे कि मिनिस्ट्री ने बहुत ही बैलेंस्ड रखा है इस एक्ट को। जब जिस तबके से इनको सुझाव आए हैं या पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जो कुछ सुझाव या अमेंडमेंट प्रस्तावित की है, उन सभी को मिनिस्ट्री ने एक राइट स्पिरिट में लेके इसको ज़रूरत है वहाँ मॉडिफाई करने का या कमेटी को अपने सुझाव देने का भी मौका दिया है। और कुछ जगह पे जहाँ मिनिस्ट्री ऑलरेडी काम कर चुकी है, उन जगहों पे कमेटी को उन्होंने बताया है कि हाँ ये हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, ये इसके अकॉर्डिंग है, तो आपके सुझाव इस पर करेक्ट नहीं है या आप अपना ओपिनियन देने के लिए फ्री हो। इस तरह से ये रिप्लाईज आए हुए हैं। आप पूरा कमेटी रिपोर्ट पढ़ोगे तो उसमें आपको और क्लियर होगा। मेरा अगला वीडियो पार्ट 3 होगा, उसमें हम सोशल सिक्योरिटी कोड के अगले पार्ट पे चर्चा करेंगे। पार्ट 3 में हम देखेंगे कि ईएसआई, प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इन सब पे कमेटी ने क्या सुझाव दिए हैं, क्या कमेटी का व्यू है, उसमें क्या लैक्यूनी है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए क्या स्कीम है और उसके बारे में कमेटी के सुझाव क्या है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। अगले 4-5 दिनों में पार्ट 3 भी मैं आपके पास लेके आऊँगा। ये सब इन्फॉर्मेशन ओपन सोर्स में अवेलेबल है, आप सर्च करोगे तो ये पूरे कमेटी के रिपोर्ट आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ईएसआईसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है जितेंद्र। सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को और जुड़िए मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।